खबरें में खुश आमदेद, मेरे साथ आरमीद बड़ी साहब मर्ग खबर में हूँ सईद काजी। नाज़रीन, खबरें जो है वो बताने से पहले प्राइम मिनिस्टर साहब कोयटा में थे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हौसला बढ़ाने के लिए उन जवानों का जिन्होंने कल दहशतगर्दी की वारदात पिछले चंद दिनों में जो वाक़यात हुए उन पर काबू पाया। इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ सियासी मार्च पर क्या हो रहा है, MQM और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, उसका क्या नतीजा निकलेगा और आसिफ अली जरदारी की चौधरी बरादरान से मुलाकात, अंदर की कहानी क्या है। पाकिस्तान में सरमायाकारी की हौसला शिकनी होती है, ये कह रहा है IMF और ब्यूरोक्रेसी इसकी जिम्मेदार है। ब्यूरोक्रेसी जिम्मेदार है या कौन, इस पर ज़रा तफसील से बात करेंगे। भारतीय रियासत कर्नाटक में हिजाब के मामले पर तनाज़ा आए रोज़ जो एक एंटी मुस्लिम कैंपेन्स हैं और बल्कि इवन एंटी क्रिश्चियन कैंपेन्स भी चल रही होती हैं वहाँ पे। अजीब ही मोदी साहब का खेल है, जो अब खुद भी एक बड़ा अजीब कॉलोनिस्ट सी लुक ले ली उन्होंने। भाई साहब ये आते हैं, पहले तो हम वो PM साहब गए वहाँ पे, हौसला भी बढ़ाया लोगों का, हमारे नौजवानों का, तो ये एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसा अच्छी बात है। देखें, वज़ीर आज़म चीफ एग्जेक्टिव हैं, आर्मी चीफ गई। इस मौके पर जब पाक फ़ौज के जवान कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान की सरहदों को महफूज बना रहे हैं, आर्मी चीफ का और प्राइम मिनिस्टर का जाना बनता था। बल्कि खुश आइन बात है कि इन्होंने 15% रीजन और FC की सैलरी में इजाफा कर दिया। उधर बहुत मुश्किलात में हमारी पाक फ़ौज काम कर रही है और जिस मेहनत से कर रही है, दूसरी तरफ जो लोग दहशत गर्द मारे गए हैं उनके पास जो चीज़ें मिल रही हैं वो तो दुनिया की लेटेस्ट चीज़ें हैं उनके पास। उसमें गैर मुल्की अंसर शामिल होने के बाद शवायद मिल चुके हैं। तो मेरा ख्याल है यकीनन जाना चाहिए था और जाके उनके लिए उन्हें पता करना चाहिए था कि आर्मी चीफ हर तीसरे दिन क्यों फ्रंट लाइन पे जाते हैं। क्योंकि जवानों के जो एक सिपाही होता है, एक कप्तान होता है, जब उसका लीडर, उसका मुल्क का सरबराह आके उसके लिए चंद अच्छे लफ्ज़ कहता है, वो जरता तो जज्बा ईमानी से है जंग पे, तो उसकी और भी हौसला अफजाई होती है। और घर वालों को भी पता होता है शहीद की जो काजी साहब जवान बच्चे की, किसी भी बुजुर्ग माँ बाप पर सबसे बड़ा बोझ वाला जनाजा जवान बच्चे। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो हम इन शहीदों को सलाम करते हैं जो मुल्क की सलामती के लिए अपनी जानें दे के हमें महफूज बनाए हुए हैं। और वज़ीर आज़म को मेरा ख्याल है शहोदा के लिए, पाक फ़ौज के शहोदा और पुलिस में शहोद जितने भी हैं, इनकी मराद को भी डबल कर देना चाहिए, हम पे कट लगा लें। सही फरमाया आपने। अब आ जाते हैं भट्टी साहब, ये MQM और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है। एक तासुर ये आ रहा है अपोजिशन की तरफ से कि जो मुबैना तौर पर एक आशीर्वाद था या जो एक था वो ख़त्म हो गया है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ हनीमून इज़ ओवर नाउ और खान साहब का चल चलाओ है, ये बातें हो रही हैं। देखिए, हनीमून तो मेरे ख्याल में मलक साहब ने जो मुझे बताया था वो स्टार्ट होता है, एंड में तो इद्दत होती है तलाक के बाद। हनीमून तो शादी के स्टार्ट में होता है ना, तो 3.5 साल बाद हनीमून नहीं हो सकता। वो तो रिजल्ट आ चुका था जो आना है। लेकिन अवामी नेशनल पार्टी बलोचिस्तान, MQM, काफ लीग, अचानक इनके खदशात बिला वजह नहीं हो सकते। MQM के लीडर आमर खान साहब और उनकी दीगर कायदीन वसीम अख्तर साहब तशरीफ लाए। एकदम से पता लगा कि बड़े मामलात जो है हुकूमत सही नहीं चला रही। नहीं, एकदम से नहीं, इसका एहसास तो खैर पूरी कौम को है। कुछ लोगों को शायद एकदम पता चले। महंगाई आज नहीं, पेट्रोल महंगा हुआ 147 रुपये, बिजली के बिल 32 रुपये आज नहीं हुए, ये आहिस्ता आहिस्ता हुए, इस एहसास था। हाँ, मुझे ये बताएं, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, काफ लीग की तो कराची में कोई स्ट्रेंथ नहीं है। काफ लीग MQM के डेलीगेशन का काफ लीग से मिलने का क्या मतलब? वो कौन है? हुकूमत की इत्तेहादी। पीपल्स पार्टी आके काफ लीग से मिल रही है। पीपल्स पार्टी कौन है अपोजिशन में? काफ लीग कौन है? हुकूमत की इत्तेहादी। MQM शहबाज शरीफ को मिल रही है और परवेज को मिल रही है, शुजात साहब को मिल रही है हुकूमत के इत्तेहादी। तो इसमें मैं ये नहीं कहता कि ये कामयाब हो जाएंगे। जो स्ट्रेटेजी बनाई गई है, इस तरह का तरीका अपनाया जाएगा कि हुकूमत पे इतना प्रेशर पड़े कि उसके इत्तेहादी दो जमातें छोड़ जाएंगी तो फिर अचानक बहुत ज़्यादा दबाव आएगा अपोजिशन की जानिब से कि वज़ीर आज़म अक्सरियत खो चुके हैं, नंबर गेम पूरा नहीं है, एतमाद का वोट ले। एतमाद के वोट लेने की सूरत में वज़ीर आज़म को नंबर गेम पूरी करनी होगी। इसी वजह से वज़ीर आज़म ने, वरना अगर एतमाद का वोट लेने को नहीं कहा जाता और वो असम्बलियाँ तोड़ देते हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो जिधर गई कश्ती उधर गए मला, फिर तो तुसी रोजाना खबर ब्रेकिंग देखनी है कि कौन किधर जाता है। असम्बली, ये एक बात मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन है, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है। इमरान खान की जो पार्टी की सूरत हाल है, पार्टी में इख्तलाफात है, परवेज़ खटक ने अलग मुंह बनाया हुआ है,
जंगीर तरीन अल एलानिया अलग हो चुके हैं। इस मौके पर KPK में इलेक्शन बुरे तरीके से हार चुके हैं। पंजाब में बलदियाती इलेक्शन जो हमेशा वज़ीर आज़म कहते थे निचली सतह तक अख्तियार नहीं करा सके, महंगाई का जो तूफ़ान है, इकॉनमी की जो बुरत हाल है और करप्शन जो अरूज पर है, इमरान खान आराम से असम्बली नहीं तोड़ेंगे। हाँ, उन्हें उस पता चल गया कि मैं अक्सरियत खो चुका हूँ और रद्द में एतमाद के ज़रिए मेरा बड़ा बुरा हाल होगा, उस सूरत में तोड़ेंगे, अदरवाइज वो नहीं असम्बली तोड़ेंगे। मलिक साहब, परवेज इलाही साहब ने भी कोई इशारा किया, मैं सुनवा दूँ फिर आपकी तरफ। जो सब ये बताइए कि आप समझते हैं कि मुल्की हालात इस वक्त इस तरह की सूरत हाल है कि कोई अदम एतमाद की तहरीक के लिए साजगार माहौल है? वो अभी कोई सामने खदोखाल आ जाए, सामने कोई चीज़ आ जाए। अभी तो बर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है, अभी पकना शुरू नहीं हुआ सामान। थोड़ा देर कच्चा ही खा लो। हाँ जी, ये सामान, इससे क्या आप अखज़ कर रहे हैं? कई से पहले एक छोटी सी जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ व्यूअर्स के लिए कि अगर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद की अपना करारदाद पेश हो जाती असेंबली में, फिर वो असेंबली नहीं। हाँ, मैं उससे पहले की बात कर रहा था, वो पहले तोड़ देते हैं। एक पॉइंट था, मैंने कहा चलो क्लियर करते हैं। अब देखिए हो क्या रहा है। एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि अपने परवेज़ इलाही साहब ने ये नहीं कहा कि अदम एतमाद में हम हुकूमत का साथ देंगे या नहीं देंगे। आप खुद समझदार हैं, जब पॉलिटिशियन कोई हाँ या ना कि इसका मतलब है कि आपका लव अफेयर इधर भी है, आपका लव अफेयर इधर भी है। अब MQM की जो आज मीटिंग हुई है अपना शहबाज साहब से, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर उसने गेम कर दिया। उन्होंने अंदर की बात ये कि उन्होंने बिल्कुल समझ लें कि एक अपना सारा गम का इजहार किया। उन्होंने कहा जी हमारे से कराची छीना गया, PTI को हमारी गर्दन पे ये जो सीटें मिली हैं कराची से, उस वजह से ये हुकूमत में है और हमारे साथ क्या हुआ। उनका आर्गूमेंट सुन ले। उन्होंने कहा हमारे साथ ये हमारा एक वादा पूरा नहीं हुआ, ना हमें कराची मिला, ना हमें वो बल्दियाती तहफ़्फ़ुज़ मिला। और सबसे बड़ा जो उनका आर्गूमेंट, जो मैंने खुद उनसे एक मुलाकात में उनसे सुना अपने कान से, उन्होंने कहा जी देखें इस हुकूमत का सबसे बड़ी लड़ाई थी करप्शन के ख़िलाफ़। और वो कहते हैं करप्शन इस्लामाबाद से शुरू होती है, सिंध के बॉर्डर पर आती है, जहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म होती है, कराची जहाँ हमारा होता है, वहाँ बीच में इनको करप्शन कोई नज़र ही नहीं आती। सो उनका एक बहुत बड़ा आर्गूमेंट ये है कि आपने पीपल्स पार्टी के खिलाफ ना एक्शन किया है, ना आपका एनालिसिस ये कि ये तमाम लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि करप्शन बहुत ज़्यादा है। आप अपना एक ठीक है, आप अपना नुक्ता नज़र, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपको फैक्ट्स दे रहा हूं। इस वक्त जो एकदम से करप्शन इन्हें बुरी लगनी शुरू अभी लगी है, और MQM का जो सबसे स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट समझने वाला है वो किसको कह रहे हैं? वो शहबाज शरीफ को कह रहे हैं जो इमरान खान का अपोजिशन है। अब अपोजिशन में जब आपके आके वज़ीर आज़म के से आप डिससेटिस्फेक्शन का इजहार कर रहे हैं, आप समझ एक और कमेंट कर दूं ना, एक उनका कमेंट ले, इंटरजेक्ट कर दूं कि 16 अरब रुपए का जिस बंदे को पता नहीं लगा उसके पास आके कह रहे हैं बड़ी करप्शन है। उसे ये शहबाज शरीफ साहब से करप्शन ठीक करवानी है हमने। ये वो MQM मुझे मैं आपसे पूछ रहा हूँ अपने इल्म के लिए, मैं डिफेंड अपने आप को नहीं कर सकता यार। मैं वैसे आपसे राय पूछ रहा हूँ कि 16 अरब रुपया उनकी जेब में को डाल गया और उन्हें पता नहीं चला, और MQM कहती है यार सर करप्शन ठीक कर दे। बहरहाल MQM का ख्याल है कि अच्छा, जो उनका ख्याल करप्शन हुई यार। एक उन्होंने और कहा, उन्होंने कहा जी हमें क्या मिला इस हुकूमत से सिवाय एक वजीर के। उन्होंने नसीम फरोग साहब जो वजीर कानून, उनको अपने खाते में नहीं डाला, हालांकि उनके दो वजीर हैं। उनका जी हमें एक वजीर मिला है, अगर किसी को कोई हमसे तंग है वो वजीर में वापस कर दे। चलें जी, बहुत ये करप्शन के खिलाफ एकदम से नफरत पैदा हुई है। जरा परवेज इलाही सब कुछ और कह रहे हैं, बड़ी साहब आपकी तरफ आ रहा हूं। वो आप हमारे बयान से अंदाजा लगा लिया। ये बताइएगा आप क्या जी इनके बयान से अंदाजा लगाया बड़ी साहब हमने? कई सब गुजारिश है, मेरी इतला के मुताबिक, जो मैंने पाकिस्तान में रहता हूँ, 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन हुआ और गालबन 17 अगस्त 2018 को इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने और उन्होंने कहा मैं इस मुल्क से करप्शन को जड़ से उगाड़ के फेंक दूंगा। मान लिया शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में 16 अरब नहीं 16,000 खरब चले गए, बरामद किसने करना था? हुकूमत ने। वो 22 महीने एक बंदे को आप गिरफ्तार कर रहे हो, रिकवरी ज़ीरो। 2 साल अरेस्ट कर रहे हो, रिकवरी ज़ीरो। साल अरेस्ट कर रहे हो, रिकवरी ज़ीरो। ख़वातीन, मर्द, साबक सदर, साबक वज़ीर आज़म। अगर आपने इल्ज़ामात की हद तक चलना है तो ठीक है। अगर करप्शन बढ़ी है, मैं ये नहीं कह रहा करप्शन, ये बात ही नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि डबल शाह से ठीक करवानी है। नहीं सर, मेरी मैं सिर्फ मेरा इमरान खान नाअहल नालायक कोई काम नहीं कर सका, ठीक शहबाज शरीफ साहब ने करके देनी है। यार फिर अब आप इसमें मैंने तो ठीक नहीं ना करनी, मैं तो सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ
जो करप्शन को खत्म करने आए थे। नहीं की, गलत किया, अंदर करो उन्होंने। मेरी अर्थ से सुन लो, मैं कह रहा हूं करप्शन उस दौर में ज्यादा हुई, मेरी ये राय है। हुई, बिल्कुल। ये कहते हैं वन विंडो। हाँ। मलक साहब एक फैक्ट्री वाला मेरे पास फैक्ट्री लगाना चाह रहा है, 15 चक्कर लगा चुका है, 27 एनओसी चाहिए उसको, एक एनओसी के लिए 10-10 लाख दे रहा है। और यार आप खुदा का खौफ करो, पुराने सारे ही करप्ट थे, हमने मान लिया। मैं तो ये बताओ कि आपने क्या ठीक किया? यार मेरा ये सवाल ही नहीं है, मेरा सवाल ये है कि मेरी मज बीमार है, नीले थोथे से ठीक करनी है। नहीं, इमरान खान ने करप्शन खत्म नहीं की तो पिछले सारे इकट्ठे करके लाइए यार। अच्छा, फिर आगे बात कर रहे हो। आपकी मज बीमार मान लिया, आप 2 मिनट ना अंदर उसको ठीक करने का क्या? मैं ये कह रहा हूं कि मेरी मज तो सारे मारन आए ने, वो भी मारन डे सन। अब अगर इन्होंने भी मेरी मज को मजीद बीमार कर दिया है, और उन्होंने जिन्होंने पहले आधा या पौना बीमार किया था या उससे कम किया था, वो ठीक करेंगे। और असल गल दसो कि क्या लड़ाई क्या है? इमरान खान क्या नजरों से हट गए हैं एस्टैब्लिशमेंट के? ये एकदम करप्शन करप्शन करप्शन, ये तो सारे खुद करप्शन की पैदावार है। लेट्स बी ऑनेस्ट टू आवर पीपल कि जो हमने सुन रहे हैं कि असल कहानी की है। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूं, अब अगर आपका ख्याल है कि आप ईमानदारी से करें, मैं हो सकता गलत बयानी कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा आपको। मैं नहीं, मेरा ख्याल है, चलो मैं गलत बयानी कर रहा हूं। मेरा तो मौकफ है भाई, करप्शन शुरू से होती आई, करप्शन इशू नहीं है। हमेशा हुकूमतें अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करती है और अपोजिशन हुकूमतों को गिराने की कोशिश करती हैं। 2 दफ़ा पीपल्स पार्टी ने नून की हुकूमत गिराई, हिस्ट्री देख रहे हैं। 2 दफ़ा नून ने पीपल्स पार्टी की गिराई। 2014 में अम्ब ऊपर गए थे इमरान खान साहब 126 दिन तक देने ली, जब अंपायर की उंगली का इंतजार कर रहे थे। नहीं, अपोजिशन को तो काम ही हुकूमत को टक्कर। मेरा सिर्फ आपसे सवाल ये था और आप दोनों से, और यार करप्शन इनमें से किसी का भी इशू है, चाहे गवर्नमेंट में हो या अपोजिशन में हो? नहीं तो यार मेरा उसका जवाब है ना, यार हो ना हो, लेकिन क्या वी शुड देखिए आपने इन्हीं कार्ड से खेलना है। यही मलक साहब मैं आपसे तो इस तरह करते हैं और नेक करप्शन को दोबारा बुला लेते हैं। अपोजिशन किसी की भी हो, ये बात क्या वो हुकूमत मजबूत करने के लिए होती है या कमजोर करने के लिए होती है? वो तो मुल्क को भी कमजोर करने के लिए। रीजन तो कोई ना कोई बनाएगी, हम ये नहीं कह रहे। पीटीआई की कामर अली आगा हमारे साथ लाइन पे। कामर अली आगा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहतरम बड़ी आवाज खशाश बशाश है, खून में दस दो जी तुसी किसी और जगह पे खबर नहीं देनी। आगा साहब, क्या आप आने वाले दिनों में अपने सियासी विजन के मुताबिक कोई मुल्क में बड़ी तब्दीली देख रहे हैं? तब्दीली तो कभी भी हो सकती है जी। पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की हुकूमतें जो हैं, आपको पता है 1.5 साल बाद भी बदलती रही हैं, 3-3 साल बाद भी बदलती रही हैं। लेकिन मुझे तो इस किस्म के शवाहद नहीं मिल रहे कि कोई अदम एतमाद जो है वो अगर अपोजिशन लाएगी तो वो कामयाब हो जाएगी। वो जाहिर है कि आपको पता है कि हमारी जमात के बगैर तो अदम एतमाद कोई मुमकिन नजर नहीं आती, और अगर हम किसी अदम एतमाद का साथ नहीं देंगे तो मेरे ख्याल में अदम एतमाद के जरिए तब्दीली तो यहाँ पे नामुमकिन है। चले आगा साहब, मैं और सवाल आसान कर देता हूँ। जो हुकूमत के साथ इत्तेहादी हैं, आपके भी खदशात हैं महंगाई की वजह से, परवेज लाई साहब भी कहते हैं, आप भी अक्सर कहते सुने गए, मोहनत लाई साहब भी, कि करप्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, डेवलपमेंट के काम नहीं हो रहे। आप समझते हैं कि हुकूमत का कोई भी इत्तेहादी उसको किसी वक्त छोड़ सकता है? क्योंकि MQM भी आपके पास आ रही है, नवाज शहबाज साहब भी आपसे रब्ता कर रहे हैं, जरदारी साहब भी आए हैं, तो आप क्या ऐसी सिनेरियो देख रहे हैं? आगा कामर अली जो एक नीचे से आए सियासत में और इस सतह पे पहुंचे। देखिए, हमारा मौक़िफ़ तो भट्टी साहब बड़ा वाज़ेह है कि हम, और हमारा वतीरा भी यही है कि हम जिसके साथ कोई मुआदा करते हैं उसको निभाते हैं। ये हमारी क़यादत का, हमारी जमात का एक, मैं समझता हूँ कि जो अच्छा पहलू है वो ये है कि हम एक रिलायबिलिटी अपनी जो है उसको ज्यादा जो है वो प्रेफर करते हैं। चे जाए कि हम ये टामक टोइयाँ और इस किस्म की साजिशी सियासत और गैर यकीनी सूरत हाल के अंदर हम डालें किसी अपने दोस्त को, ये तो हमारा रवैया न कभी रहा है, ना इंशाल्लाह आइंदा रहेगा। ये हमने वादे कर दिया है, जरदारी साहब को भी वादे कर दिया है कि हमारा 5 साल का मुआदा है, हम अपने मुआदे पे कायम हैं और कोशिश करेंगे कि हम
अच्छा, इसका मतलब है काफ लीग ये फैसला कर चुकी है कि 5 साल पूरे पीटीआई का साथ देगी चाहे जो मर्जी हो जाए, मतलब है ये फैसला हो चुका है काफ लीग का। देखिए, ये हमारा मौक़िफ़ जो है बड़े वाज़ेह है और मैं हमेशा ये बात को, पहली दफ़ा नहीं, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि हम इमरान खान के इत्तेहादी नहीं हैं, हम रियासत के इत्तेहादी हैं। और हमारी जमात रिलायबिलिटी के लिहाज से सबसे मौक़्क़र क़यादत और जमात है जिसके ऊपर रियासत एतमाद करती है। और हम रियासत के एक ऐसे साथी हैं जो हर अच्छे बुरे वक्त में रियासत के हमायती और साथी रहे हैं और उसके इत्तेहादी रहे हैं और रहेंगे। तो जब तक रियासत इनके साथ खड़ी है हम इनके साथ खड़े हैं। हमारा वादा भी रियासत के साथ है, इमरान खान के साथ तो हमारा कोई वादा नहीं है। अच्छा आगा साहब, ये बताएं कि जो खबरें ये हैं कि अपना जरदारी साहब ने आपको जो ऑफ़र किया है आपकी पार्टी को, बड़ी लंबी तवील आपकी उनके निगोशिएशन हुई हैं कि पंजाब में वो आपको सीएमशिप नहीं दे रहे अगर आप उनका साथ दें, जो हमें खबरें मिल रही हैं। फेडरल में वो कह रहे हैं कि आपके लिए वो बड़ा लाइन शेयर आपको ऑफ़र करके गए हैं। क्या उन्होंने आपको पेशकश क्या की है, किस मकसद के लिए मिले थे फिर जरदारी साहब आपसे? ये इसमें कोई शुबा नहीं है कि ज़ाहिर है वो एक एजेंडे पे आए थे, लेकिन इसमें भी कोई शुबा नहीं है कि जरदारी साहब के साथ हमेशा से हमारा राब्ता रहा है और इंशाल्लाह रहेगा। हम तो राब्ते वाली जमात हैं और खुले दरवाजे की सियासत करते हैं और हर जमात के साथ और हर जमात की क़यादत के साथ हमारे अच्छे तल्लुकात हैं, अच्छे रवाबत हैं और अच्छे बुरे रात में उनके साथ मुशावरत भी करते रहे हैं। और इस हुकूमत का भी हमारी मुशावरत का और हमारे तल्लुकात का और जरदारी साहब के साथ बिलखुसूस तल्लुकात का फ़ायदा आपको पता है कि ये पिछले जो इलेक्शन हुए सेनेट के, सबसे बड़ा फ़ायदा तो उस वक्त पीटीआई को हुआ कि उनके तमाम कैंडिडेट जो है वो बिला मुकाबला जो है वो जीत गए और कामयाब हो गए। और अगर हमारी क़यादत की कोशिश ना होती, चौधरी परवेज़ लाई और चौधरी शुजात हुसैन उसमें साथ ना देते, तो मेरे ख्याल में कोई मुमकिन नहीं था कि ये इतनी बड़ी कामयाबी जो है पीटीआई को मिल जाती। अच्छा आगा साहब, अगर ये मैं अपनी समझ के लिए पूछना चाह रहा हूँ, अगर जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब ने भी रियासत की सियासत शुरू कर दी तो फिर आपको इत्तेहाद करने में कोई तो प्रॉब्लम नहीं होगी? ये देखें जी, रियासत की मंशा जो होगी हम उसके साथ खड़े और खड़े रहेंगे। अच्छा कामिल अली आगा साहब, तो ये जो एक शोर है, मैं खुल के बात कर देता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट और जो ये मौजूदा जो डिस्पेंसेशन है, ये जो हुकूमत है, ये अब एक पेज पे नहीं रहे और ये कुछ इशारे मिले हैं कुछ रियासत दोस्त पार्टियों को कि वो इकट्ठे होकर ज़रा खान साहब पर दबाव डालें या इन्हें जो है मजबूर करें इन्हें पावर से। तो ये आपके ख्याल में एक तस्सुर महज है, इसमें हकीकत नहीं है आगा साहब? एक काजी साहब, हर किसी की अपनी अपनी सियासत होती है और हर किसी की अपनी अपनी तवक्कुआत होती है। और ये मैं नहीं कह सकता कि उनकी तवक्कुआत जो है वो जो आपने कही है उससे कम होगी या ज्यादा होगी। ये जो आपने फरमाया काजी साहब, वो हो सकता है कि उनकी ख्वाहिश भी यही हो और हमें कायल करने के लिए वो तशरीफ लाए हो। और उन्होंने ज़ाहिर है अपने एजेंडे पे हमारे साथ बात की है, जिसके ऊपर हमने जवाबन उनको कहा कि हम हुकूमत के साथ 5 साल के साथ मुआहदे में हैं और हम उनके साथ खड़े रहेंगे जब तक कि हमारा मुआहदा जो है उसकी मुद्दत पूरी नहीं होती। अच्छा, तो साहब इसका मतलब है आप हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन है, महंगाई नहीं है, करप्शन नहीं है और हुकूमत ने जो वादे काफ लीग से किए थे वो पूरे किए हैं? शदीद मुखालिफ है, शदीद एहतजाज करते हैं। हम वो लोग हैं, हमारी जमात वो लोग हैं जिसने आज हुकूमत को 3.25 साल हुए हैं, हमने 3 माह बाद अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया था। आप वीडियोस निकाल के देख लें, आपके प्रोग्रामों के अंदर मेरी गुफ्तगू सुन लें, चौधरी परवेज़ लाई साहब की गुफ्तगू सुन लें, तमाम हमारी क़यादत ने ये बात की और एहतजाज किया। हमने कहा कि करप्शन बढ़ रही है, करप्शन का रेट बढ़ गया है, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है और लॉ एंड ऑर्डर की कैफियत भी खराब से खराब होती चली जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ये बात तो हमने इब्तिदा से शुरू कर दी थी और फिर
हमारे साथ जो मुआदा इन्होंने किया था उसके ऊपर भी ये उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं करते थे। हमारे साथ मुआदा ये था कि हर पब्लिक इशू के ऊपर, अवामी इशू के ऊपर मुशावरत होगी, मुशावरत के बाद फैसले होंगे और हुकूमत पाबंद होगी फैसलों के ऊपर अमल दरामद करने के लिए। पॉलिसी मेकिंग में हमारी इनपुट होगी और जो पॉलिसी बनाई जाएगी उसमें हमारी मशावरत से फैसले किए जाएंगे और हमारी मशावरत से पॉलिसी बनेगी। तो अच्छा अगर साहब आज अपना नहीं होता रहा, हमें तो जांच करते रहे हैं। और अच्छा अगर साहब आज शहबाज साहब की पॉलिसियां, हुकूमत की कई पॉलिसियों को दुरुस्त करवाया है। आज शहबाज साहब की टेलीफोन पे बात हुई है परवेज इलाही साहब से, तो वो किस मौजू पे क्या एजेंडा था? और उस सुनने में आ रहा है कि अब उनकी अगली मुलाकात चौधरी साहब से है, बड़े शुजा साहब के साथ। तो मेरा आपसे सवाल है वो किस एजेंडे पे ये दोनों पार्टीज आप आजकल बात कर रही है, इसमें मौजू क्या है? मेरे मोहतरम, मुझे तो मीडिया से इतला मिली है, मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, मेरे इल्म में अभी तक नहीं आया कि शहबाज साहब की कोई टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है या नहीं हुई है। अच्छा आगा साहब, हमारे एक बुजुर्ग है आगा, यकीनन अगर मीडिया में आ रहा है तो वो गलत बात नहीं होगी, बात हुई होगी, लेकिन मैं उसके ऊपर तबसरा मैं फिर कर सकूंगा जब मेरी बात हो। अच्छा आगा साहब, हमारे एक बुजुर्ग है आगा कामल अली, बड़े समझदार, उनसे कल पूछिएगा। हमारी इतला है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी किसी वक्त परवेज इलाही और शुजा साहब से मिलने जा सकते हैं, हो सकता है वो आपको बता दें, लेकिन हमारी जो इतला थी कि वो बैकडोर इस किस्म की बातें हो रही हैं। यकीनन आप बेहतर जानते हैं। भट्टी साहब, मैं आपकी बात समझा नहीं हूँ। मेरी इतला है कि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज जल्द चौधरी परवेज इलाही और शुजा साहब की दौलत कदा पर मिलने जा सकते हैं, ये गुफ्तगू चल पड़ी है। अब सच है कि ये नहीं, ये तो आने वाले दिन बताएंगे। इसमें अगर वो ख्वाहिश करेंगे तो मेरे ख्याल में यकीनी तौर पे चौधरी बरादरान और हम लोग जो है वो मिलेंगे और मिलने में कोई हर्ज नहीं है। और हमजा तो तकरीबन हफ्ते में एक आध मरतबा चौधरी साहब के चैम्बर में जाता है, मुलाकात होती है और वो अपने बच्चों की तरह उस पर शफकत का हाथ भी रखते हैं। तो ये इसमें कोई बुराई नहीं है, ये कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल ठीक कहा है। वो भी अपोजिशन लीडर हैं। मुलाकात कामल अली आगा साहब, आपने हमें एनलाइटन किया, हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक का वक्त है नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये बातें तो होगी, मगर ये IMF ये क्यों कह रहा है कि जनाब हमारी ब्यूरोक्रेसी की वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। ज़रा इस पर हम गहरी बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट कैसे रुकी और किसने रोकी और कौन जिम्मेदार था इसका। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। बड़ी साहब, अभी इसी बात पे रहते हैं। तो अभी मतलब है कि जो इशारे मिल रहे हैं इस वक्त इत्तेहादियों की तरफ से कि सामान और ग्रासरी इकट्ठी करने का इशारा हुआ है, अभी कुकिंग शुरू नहीं हुई। देखिए काजी साहब, अगर इनके पास अपोजिशन के पास नंबर गेम पूरे हो चुके होते तो आज अदम एतमाद पेश कर देते। बात चली है, अब इसका एंड क्या होता है ये मुझे तो नहीं पता, गैब का इल्म, लेकिन अचानक आसफ अली जरदारी साहब बीमारी की हालत में आते हैं, शहबाज साहब से मिलते हैं, चौधरी बरादरान से मिलते हैं, MQM आती है और दोनों हुकूमत की इत्तेहादियों से मिलते हैं। तो इसका मतलब है इसके पसे बढ़ता कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है। अब ये खिचड़ी पूरी पकती या नहीं पकती हमें नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है कोई मूवमेंट है। इत्तेहादी जमातें, वरना अभी कामल अली आगा साहब थे, वो कह देते, उन्होंने तो कहा था हम इनके साथ नहीं, रियासत के साथ और हमें खदशात भी हैं। नहीं बड़ी साहब, मैं थोड़ा सा अभी सुनवाना भी है अपना क्या शहबाज शरीफ साहब को ज़रा सुनवा दें, ज़रा वो क्या कह रहे हैं। क्या आज इनको कन्विंस कर पाए कि बस करें, अब उनका साथ ना दें? मेरा ख्याल है कि दिल से तो मैंने कान लगा के सुना है, जुबान से ये कराची जाके बताएंगे। दिल की बातें सुन रहे हैं लेकिन ज़बान से मेरे ख्याल में अभी नहीं हो रहा कुछ। देखिए कादी साहब, उस दिन असल खबर बन जाएगी और फ्यूचर नज़र आ जाएगा जिस दिन हुकूमत के दो इत्तेहादियों ने सिर्फ मुलाकातें, फ़ोटो सेशन ना कराया, ऐलान कर दिया कि हम हुकूमत से लैदगी इख्तियार कर रहे हैं, फिर समझो पिछो मामला गड़बड़ है। अदरवाइज़ मुलाकातों से तो पहले भी 11 जमातें PDM की इकट्ठी हुई थी, आपको याद होगा, उन्होंने रिजाइन का भी किया। बड़ी साहब, अगर ये मुहावरतन बाद में तलाक हो भी जाती है तो हलाला तो नहीं होगा। नहीं देखिए, कल क्या होता है मैं ये नहीं कह रहा, मेरे ख्याल में अभी तक
बात गर्म है लोहा, लेकिन किस तरफ होता है? इमरान खान साहब इसको रेस्क्यू भी कर सकते हैं, मैं आपको खबर दे रहा हूँ। इमरान खान साहब बच भी सकते हैं इस क्राइसिस से। अब इमरान साहब पे डिपेंड करता है। आज उन्होंने कोयटा से वापस आना था, कल फैसलाबाद जाना है, जुमे रात या जुमे को उनकी एक मुलाकात है। अब वो क्या हिकमत अमली अपनाते हैं? अपोजिशन का तो काम होता है जोर लगाना, लेकिन जिस दिन इत्तेहादी जमातों में से एक दो जमात भी अलग हो गई तो हुकूमत का सर्वाइव करना खासा मुश्किल नज़र आता है बादियों नज़र में, क्योंकि अगर इनके 7 या 8 गालबन MNA हैं MQM के ही अकेले के, तो एक साथ बाप मिल जाती है तो बाप तो पता है बाप की मर्जी के बगैर नहीं चलती। हाँ, लेकिन अभी फिर भी हम ये अभी तक जितना हमारा मलिक साहब एनालिसिस है वो यही है कि ये सुन ले शहबाज साहब को, फिर बताइएगा। आपको आज पहले पाकिस्तानी बनकर सोचना होगा और उसके बाद हलीफ बनकर सोचना होगा, वगरना कौम आपसे हमेशा इसका सवाल करेगी। यहाँ इस बात पर इत्तेफाक भी है कि फ्यूचर में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए और हम सब मिलकर फैसले करें। तो मलिक साहब, आप क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान की कितनी बेहतरी मिलजुल के कर लेंगे? ये अपने आप को वैसे पाकिस्तान कहते हैं, जब ये कहते हैं पाकिस्तान की बेहतरी से यार एक मजाक बड़ा करते हैं आप। मैं संजीदा सवाल करता हूं आपसे। आपसे आप कमाल करते हैं, मुझे बोलने नहीं दे रहे। मैं जो आपको नवाज शरीफ ने कल ऑन रिकॉर्ड ये मौजूद है लंदन में फर्स्ट टाइम ये कैटेगोरिकली स्टेटमेंट दी है कि अब हम किसी सूरत इमरान को नहीं रहने देंगे। ये नवाज शरीफ बड़ी अच्छी बात कायद ने फरमा दी है कल इमरान खान साहब से, पर इससे ज्यादा बड़ी मेहरबानी हो। आपको थोड़ी सी खबर भी देना चाह रहा हूँ ना, कल इनका जो इजलास हुआ उसमें भी नवाज शरीफ ने 1-2 काम किए। एक तो उसने नून और काफ शीन शून वो वाली लड़ाई इन्होंने दी, वो जो तासर दिया, उसने कहा हम सब एक है और ये हमने फैसला आज कर लिया एज ए कायद। ये स्पीच किया, फिर लंदन में जनाब ने वहाँ पे प्रेस से बात भी किया। अब अयाज सादक साहब वहाँ पे पहुँचे हुए हैं अपना लंदन में, वो उन लोगों की लिस्ट लेके गए हैं जो उनकी ये नून की खबर है कि जो लोग PTI के इमरान खान को पसंद नहीं करते, वो हो सकता है -1 चाह रहे हैं, या उनको गारंटी आप दे दें कि अगले आप टिकटें दे देंगे, वो दे आर विलिंग टू ज्वाइन यू। ये काम तफन्नुन तबा के तौर पर एक मरूम बयानिया हुआ करता था मलिक साहब, बड़ा आपने उसका माशाल्लाह चर्चा भी किया। आपने मान लिया था वो बयानिया? आपकी तरफ से आया था, मैं कैसे ना मानता। कॉमेडी रहने देना इस तरह ना। क्यों मलिक साहब, ये बड़ी आगे सुने। अब पंजाब का जो असाइनमेंट, पंजाब की असाइनमेंट ली है जरदारी साहब ने, क्योंकि अभी अपना आगा साहब ने ये भी कहा है कि हमारे पीपल्स पार्टी से बड़े प्यारे ताल्लुकात हैं, और आपको पता है परवेज़ अलाई इनके नायब वज़ीर आज़म भी रहे हैं। तो जरदारी साहब इस पे काम कर रहे हैं, उनको कन्विंस कर रहे हैं कि आप पंजाब में पहले आगाज़ करते हैं अदम एतमाद का पंजाब से, और उसके लिए नाम हमजा का है CM-शिप के लिए, और वो कह रहे हैं कि हम आपको वफाक में बहुत बड़ा कोई उहदा दे देंगे। तो बड़ी साहब, क्या हम इस मुल्क के अवाम आप एक खूबसूरत मुस्तकबिल का नक्शा और ख्वाब देखने शुरू कर दें? बारिश होगी डॉलरों की, यहाँ बहुत अच्छे हालात। कुछ सियासतदान पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात के मफाद को समझती हैं। अगर हमारे सारे सियासतदान बहुत अच्छे सियासतदान नहीं हैं, अच्छे होते तो आज पाकिस्तान इतना मकरूज होता। क्या ये मकरूज सिर्फ 3 साल में हुआ है? क्या पिछले 30 साल सोने की नहरें बह रही थी? मुझे बताए ना। पर इन्होंने भी तो मलबा ही डाला है, इन्होंने भी तो उन लोगों का ही काम किया, मलबा ही डाला हमारे। वो यही बदकिस्मती है कि इमरान खान साहब से लोगों को तवक्कुआत बहुत थी, जो खुद वो फरमाते थे कि मैं दूध की नहरें बहा दूंगा, मैं कर्जा नहीं लूंगा। लेकिन मौजूदा याद रख लें, सियासी जमातें अपने मफाद के लिए किसी भी वक्त किसी का साथ छोड़ भी सकते हैं और किसी का साथ दे भी सकते हैं। वोट का बयानिया ज़मीन बोझ हो चुका है, वोट को इज्जत दो। पहले 3 रिजाइन के बाद आते थे नारे, फिर आपने 2 नारे सुने, 1 नारा कम हुआ, अब वो भी ख़त्म हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है, इमरान को भेज दो। चलो इमरान चले गया, क्या कल पेट्रोल 100 रुपये हो जाएगा लीटर? क्या बिजली का यूनिट 18 रुपये आ जाएगा? मुझे बताएं। एक्सटेंशन का नारा तो नहीं लग जाएगा? नहीं, मुझे इनका नहीं पता पसे पर्दा, लेकिन मेरी अर्ज है कि मैंने मान लिया हुकूमत चले जाती है, ये मैं भेज तो नहीं सकता, साफी हुकूमत बनाता कराता नहीं है। इसका मतलब है लड़ाई अपोजिशन और हुकूमत की है। अवाम इसमें कहीं भी नहीं, ना हुकूमत की तरफ से है नुमाइंदा कोई, ना अपोजिशन की तरफ से। ये मेरी राय है। कोई भी इत्तेहादी हुकूमत के पास जाते हैं, अपोजिशन उनके साथ भी जा सकती है। अभी तक कोई ख़त्मी नतीजा आप 100% नहीं कह सकते कि ये हो गया, लेकिन जो होगा ये मार्च तक हो जाएगा। मलिक साहब, मेरा एक सवाल आपसे ये है, MQM ये तकरीबन हमेशा पावर में रही, किसी के साथ कोलिशन में रही, PMLQ भी तकरीबन सबके साथ रही, मुस्लिम लीग नून बजाते खुद को 30-35 साल मुख्तलिफ जगहों पे हुकूमत करती रही। तो अब ये आके ऐसा क्या करेंगे?
ये क्या अनडू कर लेंगे जो खान साहब के दौर में? सबकी एक ही है मेरे ख्याल, कामनली आगा की सबसे बड़ी जो बात है मेरे ख्याल हम समझ नहीं पा रहे, वो तो क्लियर उन्होंने कर दिया। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिनेरियो तो साबित है कि मेरा डिसीजन मेकिंग तो इस सोसाइटी में है नहीं है। मुझे जो असल खबर है जो मैं आपको दोनों को भी देना चाह रहा हूँ वो ये कि सितंबर में IMF का आपका ये पैकेज ख़त्म हो रहा है, और IMF का जो अगला पैकेज होगा ना वो इलेक्शन के बाद उन्होंने देना है आपको, ये ज़हन में रखें। ये टेक्निकल पॉइंट मैं आपको देने लगूँ, सितंबर में इस साल में IMF का जो मौजूदा आपका पैकेज वो ख़त्म हो जाएगा, और इंशाल्लाह आपको 50 रुपये यूनिट पे छोड़ के जाएंगे। तो नवाज शरीफ के पास, काफ लीग के पास, MQM के पास, भट्टी साहब के पास, मेरे पास, किसके पास कौन सा ऐसा चिराग है, कौन सा ऐसा जादू है कि पाकिस्तान बदलने के लिए? अब एक ब्रेक है भट्टी साहब और जाना आपने अल्टीमेटली IMF के पास। हम ये जो IMF की इसने हमें जो है वो ब्यूरोक्रेसी ने हमें ख्वारी किया है, मगर इन्होंने हमारे साथ क्या किया है। बहुत दिलचस्प फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके साथ शेयर करेंगे कि हम कहाँ खड़े थे, ये हमें कहाँ ले आए हैं और कहाँ तक ये लेके जाएंगे। ज़रा थोड़ी तारीख भी ट्रेस करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, ये हमें बड़ा सख्त, सुस्त और नाअहल हमेशा ही IMF ने कहा है कि हमने कभी अपने वो नहीं पूरे किए, तो ये और ब्यूरोक्रेसी जो है वो उसकी ज़िम्मेदार है। मगर इसमें ब्यूरोक्रेसी भी ज़िम्मेदार है, मगर हम भी देखिए यहाँ हमने कंज्यूमर सोसाइटी बनाई। मैं आपको एक फ़िगर देता हूँ, शशि थरूर की एक किताब है कि जब गोरा सब कॉन्टिनेंट में आया था तो हम दुनिया की GDP का 1/4 थे, 23% GDP थी दुनिया की, ये इंडिया ये जो था, और जब हमें छोड़ के गए थे हम 2% रह गए थे। ठीक है, इसी तरीके से जो फर्स्ट रजीम ऑफ IMF रिफॉर्म्स है वो शौकत अजीज़ ने की थी, जो सिटी बैंक का मुलाजिम था, नौकरी कर रहा था, फिर दोबारा वापस जाके नौकरी की। इससे पहले मुइन कुरैशी आया था, फिर सेकंड रिफॉर्म्स की, और किया उसने क्या, जितनी इंपोर्ट्स पर हमारी ड्यूटी थी वो ख़त्म कर दी और कहा कि जनाब जो मर्जी ले आओ अंदर। उसके बाद सारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ने यही किया, हफीज़ शेख ने यही किया, डार ने यही किया। इन्होंने ऐसे कर दिया कि जैसे मुझे फ़ोन आए रात को डाकुओं का कि 4 बजे दरवाज़ा खोल देना, हम डकैती करने आ रहे हैं, तो उसके बाद टैरिफ नीचे आए, साढ़े बेड़े गर्क हो गए। तो ये तो आपने करवाया है IMF और IMF ने हमसे कि आज हमारे 1 टका नहीं है, हमारी जो इंपोर्ट पे हम किसी की ड्यूटी नहीं लगा सकते, रोज़ राइस ले आओ, खाना ले आओ। वो तो पता चला कि प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर जो है वो 17% टैक्स आप बताएंगे वो भी बंद कर दिया। वो देखे ना, वो तो इमरान खान साहब की एक बड़ी खूबसूरत बात करते थे, 2 नहीं 1 पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में एक कानून होगा, एक सिटीजन होगा। मगर रिसेंटली उन्होंने जो छूट अपने आप को भी दे दी, एज ए वज़ीर आज़म, एज ए सदर, अगर वो कोई चीज़ें बाहर से मंगाएंगे तो उस पर टैक्स टूक्स नहीं होगा। तो मेरे लिए वो 2 पाकिस्तान तो शायद लगता है वैसे के वैसे ही रह गए। जो असल आप ब्यूरोक्रेसी की बात करें, जो यहाँ पे डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि अगर आप ब्यूरोक्रेसी की जो लूट मार है ना वो 1500 रुपये जाती है, 1500 बिलियन रुपीज़ आपके इस तरह चले जाते हैं। अगर आप पाकिस्तान का बजट देखें तो यहीं से हमें 17.4 बिलियन डॉलर तो आपकी पूरी अशराफिया है ना। मैं ब्यूरोक्रेसी पे आ रहा हूँ। देखें ना, आप हालत आप एक छोटा सा एक बैंक में ले लें, चलो आप, मैं PIA का आपकी एग्जाम्पल देता हूँ। PIA को हमने इस तरह चलाया हमारे अफसरों ने कि अगर हम, उसमें सारे पॉलिटिशियन भी शामिल हैं, हुक्मरान भी शामिल हैं। आज आप PIA किसी को कहना ये फ्री में ले लो, और आपको सुन के हैरत होगी 550 अरब साथ देने पड़ेंगे, वो लाइबिलिटीज है जी। आपको रूजवेल्ट पे बैंक वो भी देना पड़ेगा। रेलवे देख लें, आप पाकिस्तान का कोई सुई गैस देख लें, गैस आएगी नहीं, सुई गैस नहीं की महंगी होती जाएगी, बिजली आपको लोड शेडिंग होगी महंगी होती जाएगी, हर घर में आपने अपनी लोड शेडिंग का इंतजाम करना है। तो मेरा पॉइंट ये कि ब्यूरोक्रेसी जो इमरान खान साहब का एजेंडा था उसमें टॉप एजेंडाज में ब्यूरोक्रेसी भी शामिल। मैं भट्टी साहब से सवाल करूंगा, आपको याद है उन्होंने रिफॉर्म का एक वादा किया था, आई विश के भट्टी साहब मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। इस दौर में कुछ भी नहीं बदला, पहले से ख़राब हुआ। 100 के करीब इन्होंने इदारे हमारे 2 नंबर तरीके से प्राइवेटाइज़ किए, जिनमें से 90% बंद हो गए। स्टील मिल का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। स्टील मिल की इन्होंने गैस बंद कर दी। जब जनरल कयूम मुस्लिम लीग नून के सेनेटर चला रहे थे तो प्रॉफिट पे $8 बिलियन रुपीज़ कमा रही थी। इन्होंने हमारे जिस तरह बर्तन घर के बेचे, इन्होंने बेच दिए। ये इमरान खान था, अब वो आ रहे हैं। हाँ सी जाइए केड़ पास। मैं कायद साहब गुजारिश करता हूँ, देखें करप्शन तो करप्शन है, डिक्टेटर करे या पॉलिटिकल लोग करें, लेकिन पाकिस्तान में मुझे वो करप्शन बताया जो ब्यूरोक्रेसी की मर्जी के बगैर होती हो। आपने कोई प्लाजा बनाना है तो उस पर ब्यूरोक्रेसी, आपने फैक्ट्री लगानी है, आपने शैलर लगाना है, आपने एक दुकान चलानी है खोखा, वो आपको 5000 जुर्माना कर देगा। ये ऊपर वजीर बैठ के क्या करता है? वजीर हिस्सा लेता है। और भाई जिस दिन ऊपर सही हो गया और ईमानदारी से कॉम्पिटेंट और ऑनेस्ट अफसर लगाए तो रिजल्ट बेहतर आ जाएगा। जब आप करप्ट अफसर लगाएंगे, जब आप इसलिए लगाएंगे भी मैं तुझे लगा रहा हूँ, तूने महीने का
10 लाख या 50 लाख मुझे देना है तो मैं कमा के ही दूंगा ना। मैंने ये कहते ना वन विंडो, आप सुबह मुझे कोई ऐसा सरकारी इदारा बता दे जिसमें एक डोमिसाइल हर पाकिस्तान का हक है, एक वापडा का मीटर लगवाना हर पाकिस्तान का हक है, मुझे बगैर करप्शन के लगवा के दिखाएं, मैं आपको उस्ताद मान जाऊंगा। ये कौन सा, जो उस बिजनेसमैन को देखो वो कहेगा यार ये 17 हर महीने ना 26 महकमे आ जाते हैं, साडा हिस्सा दो, साडा लेबर डिपार्टमेंट आ जाएगा, साडा हिस्सा दो। होम इंडस्ट्री 43 महकमों से आपको डील करना है, छोटा सा अगर आप यूनिट कर यार लोग ये आपसे पूछना चाहते हैं ब्यूरोक्रेसी की कि व्हाट इज द सॉल्यूशन आप इन ब्यूरोक्रेसी हाकम ऑनेस्ट अफसर नहीं। एक मिनट जवाब दे देता हूँ, कोई भी इदारा करप्शन के लिए नहीं बनाया जाता, आवाम की बेहतरी के लिए बनाया जाता है। लेकिन एक काम जो आपका फर्ज है ईमानदारी से करना, गलत काम हो रहा है आप जुर्माना करो। आप 50,000 लेके मैं जेब में डाल लूं और वो काम वो गंदा करता रहे तो जिम्मेदार मैं हूं ना। असल भट्टी साहब मैं एक मेरा कमेंट ले लें, आप इंग्लिश के टीचर हैं, मुझे बताएं दुनिया में सर्विस होती है, ये दुनिया का वाहिद रियासत है जो कहती है सुपीरियर सर्विसेज, यानी कि आपने सर्विस नहीं करनी। और नंबर 2, एक दफ़ा BA करके एक CSS एग्जाम पास कर लें, भट्टी साहब को मेरे से 10 गुना पता है, 60 साल तक आप मेरे जुआई हैं और आपकी सजा पता है जब आपको किसी ड्यूटी से उतारते हैं ना कि आप पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, OSD बनाना है, उसका मतलब आराम से घर बैठो सरकारी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इस करप्ट गवर्नमेंट से जब हमें निजात मिलेगी तो कौन सा ऑप्शन इस मुल्क के अवाम को दे रहे हैं हम? आप पब्लिक सर्विस इनको कहां से कौन दे रहे हैं? यही जीतेंगे ना, यही आएंगे ना जो 35 साल पहले थे, या ये इमरान खान जीत जाएंगे जो 3-4 साल से है? आप इनकी यार अवाम क्या सोचे, मैं ये पूछ रहा हूं। अवाम को आप हाल बता दें, ये अवाम क्या सोचे? मेरा नौकरी करना जायज है, हराम खाना जायज नहीं है। इस हफ्ते मेरे 2 मिलने वाले वापस लंदन गए हैं, दोनों का सामान कस्टम वालों ने खोला और एक से 100 पाउंड लिया है, एक से कुछ लिया है। आपका सामान खोल देते हैं। यही तो यही बात है, हमारा सामान 18 से पहले भी खुल रहा था, आप भी खुल रहा है, आपको भी खुलना है, आपको भी खुलना है। आप सही कह रहे हैं। देखिए पाकिस्तान की आर्मी का सिस्टम है, मैं ये नहीं कह रहा आप नालायक हैं, आप अगर मेजर से ऊपर कैलिबर नहीं, आप वहाँ पे रिटायर हो जाते हैं, फिर आप कर्नल बनते हैं, फिर आप ब्रिगेडियर बनते हैं, फिर आप मेजर जनरल बनते हैं, फिर आप लेफ्टिनेंट जनरल बनते हैं, फिर आप आर्मी चीफ बनते हैं। इसका मतलब है कि आप पे कहीं ना कोई चेक है, अगर आप मेजर से अगर जाने के अहल है फिर आप कर्नल बनेंगे। यहाँ पे आपने एक दफ़ा CSS कर लिया 22 साल की उम्र में, 60 साल तक आप पाकिस्तान के सर पे बैठे हैं। ये फर्क है आपकी, आपका सिस्टम ही सही है। MNA के लिए 3 PhD करनी पड़ती है? नहीं वो छोड़े, चाहिए नहीं, आप गलत तरफ गलत पास नहीं गया ना। जिसने ब्यूरोक्रेट को ठीक करना है वो कब्जा ग्रुप और जो नीचे वाले, आप सही कह रहे हैं, वो जिसने ब्यूरोक्रेट को ठीक करना है मैंने बनने के लिए वो 40 करोड़ लगा रहा है, वो जुए वाले से पैसे ले रहे हैं, जुए वाले से, मनशियात वाले से, इसमें आप सच कह रहे हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है। फिर मैं बताऊं कब्जा ग्रुप को बकायदा स्पॉन्सर करता है, लेकिन ये हाकिम वक्त जो है जिम्मेदारी उसकी आवाम पे ना डालें यार। अवाम पे मेरा आपका क्या कसूर है? अवाम पे तो हम मलबा ही डालते हैं ना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मतलब है कि वो जो है ब्यूरोक्रेट वो CSS नहीं करता है, ल्यूक्रेटिव सीट पे बैठूं माल कमाऊं। वो जो आपका MM जो मिनिस्टर है वो कहता है ओए मैंने इंटरव्यू दे, कितना माल देगा? इस हुकूमत ने चाहिए कितने जो हमारे स्टेट बैंक के साबिक गवर्नर थे बकायदा उनसे काम करवाया, उन्होंने इस्लाहत पे पूरा काम किया, पता नहीं लगा एकदम उनको फारिग कर दी, खत्म। कौन से बहुत बड़ा एजेंडा था, PTA का बहुत बड़ा एजेंडा था इस्लाहत ब्यूरोक्रेसी का, पता नहीं खामोश हो गए, कोई नहीं किया ना, कोई अच्छा बात है। ये भारत की जो रियासत, अच्छा भट्टी साहब का रेट क्या है जरा ये भी तो बताएं ना, हमारे यहाँ रिश्वत का और एक स्टैंडर्ड। ईमानदारी से कह रहा हूँ, ईमानदारी से, जितनी दलेरी से करप्शन, दलेरी बहादुर, करप्शन हमेशा होती है। कादी साहब के साथ 100% एग्री हूँ, इससे पहले हुक्मरान शायद इससे ज्यादा पैसा बना गए हों, मैं किसी का इधर वकील नहीं हूँ, लेकिन इतनी दलेरी से यार अफसर डरते ही नहीं है करप्शन पे। आज से 15-20 साल पहले कादी साहब किसी इदारे में जाते थे, कहते थे तेरा आदमी करप्ट आदमी है, उसे पसीना आता था, अब कहते हैं छोड़ो यार अपना मसला बताओ। और यार कोई एक अदारा बता दो, ये पोर्टल बनाया हुआ PM साहब ने फला बनाया, अरबों रुपए खा गए गिद्धों की तरह। ये नाजरीन ये तो एक दुख है, मगर क्या बेहतर ऑप्शन मिलेंगे या हम मुख्तलिफ नौ के मुख्तलिफ चोरों के दरमियान ये घूमते रहेंगे, मुबैना चोर जिन्हें कहते हैं। पर ये भारत की रियासत कर्नाटक में हजाब की खबर थी, वहाँ मुसलमानों पर क्या बीत रही है और दूसरी माइनॉरिटीज़ पे कल बात करेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।